हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में 3 प्रोसीजर हैं। तो वो 3 प्रोसीजर कौन कौन से हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्रोसीजर में सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के बाद फिर आपको बनाना होगा शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल, और तब जाकर के लास्ट में हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट या अकाउंट क्लियर कर पाएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, खासकर सबसे विशेष चीज़ जो है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसके लिए करेंट असेट्स अपोजिट फिक्स्ड एसेट्स इनका ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपस में, या फिक्स लायबिलिटीज़ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपस में। अगर आप करेंट असेट्स या करेंट लायबिलिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ फंड की उत्पत्ति नहीं होगी, तो ये शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। और अगर आप फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स लायबिलिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ फंड की उत्पत्ति नहीं होगी। तो 2 बातों को ध्यान रखिएगा एकदम, करेंट टू करेंट एंड फिक्स टू फिक्स, ये दोनों जो है फंड की उत्पत्ति नहीं करते, अपोजिट वे में चलना होगा। अगर कोई करंट है तो अगला फिक्स होना चाहिए, या अगला फिक्स है तो अगला करंट होना चाहिए, चाहे ये एसेट्स की कंडीशंस हो और चाहे लायबिलिटीज़ की कंडीशंस हो, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केवल आपको 3 चीज़ें मुझे आज बतानी है। सबसे पहले बताना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लेयर नहीं कर लेंगे हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लियर होगा नहीं। तो इसको बनाने के 2 ऑप्शन है, मैं आपको एकदम नए सिरे से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास 2 ईयर की प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। हम लोग करेंट ईयर की प्रॉफिट को लेंगे, लेस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, हम लोग उसको निकाल देंगे। तो करेंट ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को निकालने से फ़ायदा केवल इतना होगा कि हमको लास्ट ईयर के अपेक्षा कंपेयर लास्ट ईयर हमको इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों प्रॉफिट डिक्लेयर पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इससे केवल इतना पता चलेगा कि ये आंसर प्लस में है कि माइनस में है। अब इसमें हम लोग पहले हेडिंग को सही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं उनको लेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन आइटम। ऐड एप्रोप्रिएशन आइटम। एप्रोप्रिएशन आइटम में केवल हमें 2-3 चीज़ें लेनी है। नंबर 1, सबसे पहले लेना है ट्रांसफ़र, ठीक है, टू जर्नल रिजर्व और अदर रिजर्व। ठीक है, हमें ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व एंड अदर रिजर्व लेना है। कोई भी रिजर्व अगर पीएल से ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको ऐड कर लें। दूसरा, प्रोविज़न फॉर टैक्स ले लें। और तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डिविडेंड प्रपोज किया गया उसको भी ले लें, प्रपोज्ड डिविडेंड।
बस ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे आप विशेष करके। कोई भी रिजर्व हुआ है ट्रांसफ़र, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको वापस ऐड करें, प्रोविज़न फॉर टैक्स वो ऐड करें, एंड प्रपोज डिविडेंड जो है इसको आप लोग ऐड कर लें। प्रपोज डिविडेंड ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये 3 चीज़ें जब यहाँ से ऐड हो जाएंगी, क्लियर, तो ये ऐड होने के बाद यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो प्रॉफिट है वो अपने एक्चुअल प्रॉफिट को दर्शाएगा कि वास्तव में हम लोग क्या कमाए थे। इसके बाद हम लोग को ऐड करने की ज़रूरत है। क्या ऐड करेंगे समझ लें आप लोग। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स में जैसे आपका डेप्रिसिएशन, कोई भी डेप्रिसिएशन हो। दूसरा, डेप्रिसिएशन के साथ आपको लेना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। आपको लेना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। मैंने यहाँ देखिए रिडम्पशन ऑफ शेयर लिखा है। रिडम्पशन ऑफ शेयर का मतलब यहाँ प्रेफरेंस शेयर से है, इक्विटी से नहीं है। अगला आपका है गुडविल एंड डिवेंचर, गुडविल एंड पेटेंट रिटेन ऑफ। ये भी एक प्रकार की घिसावट ही है। नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन ले लें, डिस्काउंट ले लें। डिस्काउंट कौन सा? इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। प्रीमियम ले लीजिए ऑन रिडम्पशन ऑन शेयर एंड डिबेंचर। यहाँ शेयर का मतलब प्रेफरेंस शेयर से है। एंड गुडविल एंड पेटेंट रिटेन ऑफ। तो इतना एडजस्ट करने के बाद फिर हमें एक टॉपिक और लेना होगा। हमें उन लोगों को ऐड करना होगा जो नॉन कैश के बाद नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हो गए हैं। ऐसे लॉसेस को हम लोग को ऐड कर लेना है जो कि बिजनेस से संबंध नहीं रखते लेकिन बिजनेस से माइनस किए गए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स ले लेना है। लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है ऐसे लॉसेस जो कि बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए थे। संपत्तियों पे लॉस हुआ, उसको हम लोगों ने अपने बिजनेस से माइनस कर रखा है, तो उसको हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, इसका अपोजिट भी हम लोग करना होगा, लेस करना होगा। क्या लेस करना जान लें। प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस में एसेट्स को बेचने से, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स। अब ये जो फिक्स एसेट्स लिखे जा रहे हैं इनका कनेक्शन सेल से है। जो हम लोगों ने सेल किया है मीन्स अगर हम लोगों ने अस्थायी संपत्तियों को बेचा या खरीदा है उससे होने वाले लॉस को ऐड कर लेंगे और प्रॉफिट को लेस कर लेंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है बिजनेस से नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तब इसको एक्चुअली बोलेंगे क्या, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ऊपर हेडिंग पड़ी है, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी टैक्स पेड की बात आती है। अगर टैक्स पेड की बात आती है और ध्यान रखेंगे कि टैक्स जो है करेंट लायबिलिटीज़ का पार्ट नहीं है, तब आपको वहाँ यहाँ टैक्स भी लेस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेस टैक्स पेड। वैसे अमूमन ये चीज़ें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं टैक्स पेड। तो यहाँ पर आपका ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल पर, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल फिर बनाना होगा आपको। वर्किंग कैपिटल में केवल आपको ये ध्यान देना है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ की बात होगी। यहाँ पर आपको 5 कॉलम्स बनाने पड़ सकते हैं, एक कॉलम बढ़ा देंगे तो और अच्छा है। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम इज, यहाँ पर आपको पहले मैं आपको सब बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने होंगे। पहला होगा प्रीवियस ईयर डाटा, दूसरा होगा करंट ईयर डाटा। और यहाँ पर हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अमूमन क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखते हो कैश, फिर लिखते हो डेटर्स, फिर लिखते हो बिल्स रिसीवेबल्स, अगला है स्टॉक, अगला है प्रीपेड एक्सपेंस। इतनी चीज़ें अमूमन ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट ईयर को कंपेयर करना है। प्रीवियस और करंट ईयर कंपेयर करेंगे। अगर हमारी प्रीवियस के अकॉर्डिंग करंट ईयर में एसेट्स बढ़ रही है तो इंक्रीज ले जाइए, और प्रीवियस के अकॉर्डिंग करंट ईयर में घट रही है तो डिक्रीज ले जाइए। ये ध्यान रखिएगा, मैं बस इतना शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में आपका कोई एसेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज में ले जाएं, और प्रीवियस के अकॉर्डिंग करंट ईयर में घट रहा है तो डिक्रीज में ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप इसका टोटल करके यहाँ बंद कर दें। यहाँ पर बाद में आंसर में जाते समय ये काम देगा, इसको बंद नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपको बाद में आंसर देगा। बी जो है वो आपका है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अपोजिट लिख देते हैं, जैसे कैश एंड बैंक भी यहाँ ले सकते थे आप लोग। तो कैश एंड बैंक का उल्टा होता बैंक ओडी, बैंक ओडी सेम पोजीशन। डेटर का उल्टा होगा क्रेडिटर या क्रेडिटर्स। बिल रिसीवर का उल्टा होगा बीपी, और स्टॉक का उल्टा नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंस का जो उल्टा है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज या एक्सपेंस हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर, यहाँ भी इसको जोड़ लें, लेकिन इसमें उल्टा काम करना है आपको। काम ये करना है कि अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में कोई चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको डिक्रीज में लिखेंगे, और अगर करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की अपेक्षा घट रहा है तो उल्टा करेंगे, इंक्रीज लिखेंगे। फिर सुन लीजिए, मैं उसको अपोजिट बोल दे रहा हूँ। अगर प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 2019 से, एग्जूम कर लेता हूँ, ये करंट ईयर 2020 है। 19 की अपेक्षा 20 में अगर कोई करंट एसेट्स बढ़ गया तो इंक्रीज में जाएगा, और 19 की अपेक्षा 20 में कोई घट गया तो डिक्रीज में जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा करेंगे इस कंडीशन में। अगर मान लेते हैं कि 19 में की अपेक्षा 20 में कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज में लिखेंगे उल्टा, और 19 की अपेक्षा 20 में कोई चीज़ अगर घट रहा है तो उसको इंक्रीज में लिखेंगे अपोजिट, बिकॉज द करंट एसेट्स इज अपोजिट पार्ट ऑफ ए करंट लायबिलिटीज, उल्टा होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ एक आंसर लिखना है, और ये आंसर यहाँ टैली करेगा। क्या करना है यहाँ पर अगर इंक्रीज ज़्यादा है तो पहले इंक्रीज जोड़ लें, और डिक्रीज ज़्यादा है तो डिक्रीज जोड़ लें। दोनों कभी बराबर नहीं होंगे अमूमन, और दोनों में ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा है उसका आंसर यहाँ लिख दें, और आप बैलेंस करते तो यहाँ जो बैलेंस आएगा यही आंसर देगा आपको, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज करता है तो समझ जाइए कि इंक्रीज की वैल्यू ज़्यादा है और आंसर डिक्रीज में आएगा यहाँ पर, और अगर डिक्रीज आ रहा है तो जाहिर से डिक्रीज का आंसर ज़्यादा है, इंक्रीज में आएगा यहाँ पे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एक दूसरे की अपेक्षा वही आंसर यहाँ फिलअप किया जाएगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आंसर है, इन दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ टैली कर जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आते हैं लास्ट, फिर आता है फंड फ्लो। अकाउंट बता देता हूँ आपके लिए, अकाउंट आसान होगा। अकाउंट के अकाउंट की तरह बनाएं। यहाँ पर आप लिखें सोर्स ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ फंड, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ लिखे यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, यहाँ अमाउंट लिखेंगे। अब इसको फिल करने के लिए समझें। सोर्स ऑफ फंड में अब आप देखें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम आपने कर दिया, और यहाँ पर आपने यहाँ भी हिसाब किताब मेंटेन कर लिया है। अब बस आपको यहाँ देखना है कि फिक्स और करंट और फिक्स का तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसको आप जानेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले पैसा कैसे आएगा, जैसे इशू ऑफ शेयर, कोई भी शेयर हो, इशू ऑफ डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर हो, लोन टेकन, मतलब पैसा देखिए आ रहा है, फिक्स एसेट्स सोल्ड, फिक्स एसेट्स सोल्ड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब में कंपनी के पास पैसा आ रहा है, चाहे जिस माध्यम से बस पैसा आ रहा है। इसमें उल्टा क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा जा रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा जा रहा है, लोन
पेड, ठीक है, पैसा जा रहा है। आगे ध्यान दें अगर आप, तो फिक्स एसेट्स सोल्ड, फिक्स एसेट्स सोल्ड, तो यहाँ सोल्ड है तो यहाँ आप परचेज करिए, फिक्स एसेट परचेज, सॉरी फिक्स एसेट परचेज पैसा जा रहा है, ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, यहाँ पर बस आपको दिमाग में रखना है कि पैसा यहाँ आ रहा है, पैसा यहाँ से जा रहा है, मतलब क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है। आ रहा है तो सोर्स ऑफ फंड, जा रहा है तो यूज ऑफ फंड। और ये ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों आंसर इक्वल हो जाते हैं तब तो आपका ये सारा प्रोसीजर जो आपने बनाया, सबसे पहले आपने बनाया था देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो फिर शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल, और तब ये टैली अगर कर गया तो समझ जाइए सारी मेहनत आपकी सही है। ये वीडियो केवल उनके काम आएगा जिनको फंड फ्लो चैप्टर आता है, ऑलरेडी पूरा कंप्लीट उनको आता है। ये केवल इंट्रो वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस है, एक रिवीजन है कि कैसे कैसे आप गुजरेंगे। तो 2 मिनट मैं आपका और लूंगा और आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या बनाया। देखिए सबसे पहले आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि करंट और फिक्स का कॉन्सेप्ट ही फंड की क्रिएशन में काम देगा, फंड की उत्पत्ति करेगा। फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1 पर होता है, जबकि ये वर्किंग नोट है, ये बिना फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाए आप नहीं जा सकते। अगर किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है तो सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा, और किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट से अगर आप प्रॉफिट लेते हो तो सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। पूरा प्रयास करिएगा बैलेंस शीट की प्रॉफिट ही लेके चलें। दूसरे प्रोसीजर में आपको केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर करना है, क्लियर। और उसके बाद आपको बाकी जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार देखना है कि किस किस माध्यम से पैसा आएगा, किस किस माध्यम से पैसा जाएगा, क्लियर। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा लास्ट में वीडियो के आपको इसका एक फोटो क्लिप भी आपको सेंड कर दूंगा, जिसको आपको समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनको अभी जल्द ही एग्जाम देना 2-3 दिन बाद, और उनको फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये मान के चला जा रहा है कि आपको फंड फ्लो आता है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।